मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि सरकार को ना प्रोविडेंट फंड में आपको बेनिफिट तो दिख ही गए कि जैसे एम्प्लॉय कितना भी जमा कराए, एसपीएफ ले लो चाहे आप, एम्प्लॉय कितना भी जमा कराए सारा एग्जाम आरपीएफ में भी है ना, और इंटरेस्ट भी कितने परसेंट तक एग्जाम पे वैसे 5.5। इस चक्कर में लोगों ने बहुत भारी भारी अमाउंट जमा कर दी। बहुत भारी भारी अमाउंट का मतलब जो लोग 2-2 करोड़ कमाते हैं, सोचो एक बंदा अगर 2 करोड़ कमाता है, अगर वो अपने बैंक अकाउंट में लेता है तो 30% का टैक्स लग जाता, फिर सरचार्ज की कहानी जुड़ जाएगी। उसने क्या करा, उसने अपनी कंपनी बोला सर आप एक काम करो, मेरे नाम का 50 लाख साल का जमा कर दो आप प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली सरकार ने ये देखते हुए कई अमेंडमेंट्स आ गए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी और एम्प्लॉयर, जहां जहां उनको लगा कि यार ये तो ना हाई वैल्यू एसेसी, बेसिकली गवर्नमेंट की इंटेंशन ये नहीं है कि जो छोटा इंसान है वो जमा कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी, लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु आर अर्निंग 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ एनुअली और उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एचआरए कितना कर लोगे एग्जाम, आप समझ लो, पहले आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करो। एचआरए क्या एग्जामिशन ले लूंगा मैं, लाख रुपए ले लूंगा, 2 लाख ले लूंगा, 5 लाख ले लूंगा, करोड़ में कमा रहा हूँ, कितने का ही घर होगा, लाख रुपए किराया दे रहा हूँ, जो भी आरएफए हो गया, और कहाँ ही एग्जामिशन। लेकिन प्रोविडेंट फंड में अगर मैं बोलूं कि 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डाल दो, यही है ना कहानी, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो सरकार स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर आई कि हम लोग कहां कहां पर क्या क्या मॉड्यूलेशंस कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ अब आगे के पहले 15-20 मिनट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे फोकस है मेरा फोकस किसके होगा बच्चे, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। और हाँ जी, अभी एक बार मैं बोलूंगा ये वाला, ठीक है, टाइम दूंगा बिल्कुल 100%, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो आरपीएफ में करता है या फिर एसपीएफ या फिर यूआरपीएफ, तो वैसे टैक्सेबल है, समझ लो। अगर आप आरपीएफ में करते हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ, इवन गवर्नमेंट हैज प्रॉब्लम विद द प्रोविडेंट फंड आल्सो। क्यों? अब आप पीएफ का लॉजिक समझिए, मैं 1 करोड़ डाल रहा हूं पीएफ में, 1 करोड़, डिडक्शन कितने की मिली मुझे, 1.5 लाख, ब्याज तो मिलेगा, और ब्याज सारा का सारा। देयर आर पीपल, एफडी इज टैक्सेबल, मैं 1 करोड़ की एफडी कराता हूं, उसके ऊपर 6% ब्याज मिलता है, 1 करोड़ का 6% क्या हुआ, 6 लाख। अमाउंट भी तो छोटा आ रहा है और उसमें टैक्स लगता है। अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो, आपके अकाउंट में 6 लाख आया, 6 लाख का 30% लग जाएगा 180, यू आर लेफ्ट विद 420, इफेक्टिव रेट इज 4.2 इन एफडी। अगर सोच के देखो, और यही 1 करोड़ अगर मैं पीपीएफ में डालूं, तो पहली बात रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मान लो, 8 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं। सो पीपल हु नो कि ये पैसा मेरे काम का नहीं है, वो एफडी में जाएगा या पीपीएफ में जाएगा, पीपीएफ में जाएगा। अगर लॉक इन है 15 साल तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 10 करोड़ भी डाल रहे हैं लोग, क्यों, एग्जेम्प्ट हो रहा है भाई, और डिडक्शन तो 1.5 की मिल ही है। सरकार को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, और सरकार ने बोला एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय, क्योंकि मैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे हूं, इन एसपीएफ और आरपीएफ इस, तो यही चल रहा था। सरकार को आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से इशू नहीं, यही पॉइंट अमेंड हुआ है ना, अभी ये भी सुनते जाओ, अभी एक बार ऐसा कुछ नहीं है, अभी सुनते जाना। फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आप एसपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर, एग्जेम्प्ट है, मैं टैक्सेबल नहीं कर रहा उसे, डोंट वरी, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज है वो टैक्सेबल है।
एसपीएफ में सारा का सारा एग्जाम्प्ट है, एसपीएफ में ब्याज एग्जाम्प्ट है, अब टैक्स बराबर है। आरपीएफ में 9.5% टैक्स बराबर है। क्योंकि सरकार को दिक्कत ये है कि लोगों ने इतना पैसा डाल दिया और अभी सरकार हार्श नहीं हो रही, क्योंकि अगर सरकार की स्टडी समझो ना, सीधा हिट थोड़ा मार दूंगा मैं एकदम तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर एक अमाउंट से ऊपर है वो कंट्रीब्यूशन, तो वो जो ऊपर है उसके ऊपर ब्याज टैक्सेबल है। मैंने गहरी बात बोल दी है, मैंने ध्यान से सुनिएगा, सब बात लिखे थे। एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इन द एसपीएफ आरपीएफ एग्जाम्प्ट। मैं ये कहना चाहता हूं गवर्नमेंट को इस बात पे कोई इशू नहीं है, ये पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम था। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी पर्सन इन पीपीएफ डिडक्शन अंडर 80C अलाउड। मुझे कोई इशू नहीं है, आप 1 करोड़ डालो 2 करोड़ डालो, मुझे इशू है 1/4/21 से ये इशू स्टार्ट हुआ, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको अबव 2.5 लाख, ये इंटरेस्ट कम होने कंट्रीब्यूशन। आप एम्प्लॉय हो, आपने 3 लाख कंट्रीब्यूट करा, एक कंट्रीब्यूशन। आप एक एम्प्लॉय हो, आपने 3 लाख कंट्रीब्यूट करा साल का, 2.5 से ऊपर है, कितना एक्सेस है, इस 50,000 के ऊपर जो ब्याज है वो टैक्सेबल होगा। सुनते जाइएगा, बात तो यही है पर अभी गहरी जाती है, सुनते जाइए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, सरकार कह रही है आप कंट्रीब्यूट करिए ना, आप एम्प्लॉय आप करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पीपीए में डाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो इंटरेस्ट कमाओगे ना आप किस अमाउंट से ऊपर, और ये 2.5 लाख इंटरेस्ट में फिर दो कंट्रीब्यूशन, योर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स से ऊपर। एग्जांपल भी आएगा इज टैक्स। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पर्सन्स कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ above how much, पीपीएफ के लिए लिमिट है 5 लाख। तो मैं पहले पीपीएफ के एंगल से बात कर लूं। मैंने 1 करोड़ का पीपीएफ में पैसा डाला, मेरे को 8% मिला, मेरे बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 8 लाख। ठीक है, अब मुझे बताइए टैक्स कितना हो, 3 लाख पे जो भी इंटरेस्ट आता है 3 लाख। अभी आप इंटरेस्ट से कंपेयर कर रहे हो सर, ये 5 लाख तो कंट्रीब्यूशन है ना, तो हमने तो 1 लाख डाला तो 5 लाख को हमने कंट्रीब्यूट कितना करा, 1 करोड़, 2.5 लाख से ऊपर जितना भी है दैट इज 97,50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है टैक्सेबल हो रहा है। इट्स नॉट, वी आर नॉट कंपेयरिंग द इंटरेस्ट, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। और नीचे और क्लैरिटी आ जाएगी, 2.5 लाख से ऊपर जमा कर रहा है, उससे ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा टैक्सेबल होगा। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम्पल बने हुए सारे। हाँ जी, अकाउंट से चल रही है, हाँ जी, अकाउंट से चल रही है, नहीं इनकम टैक्स चल रही है, जीएसटी आदि टैक्स के लंबे रहा हूँ मैं। जीएसटी नहीं है सर, फिलिप नहीं जीएसटी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उधर एसपीएफ और आरपीएफ में डिडक्शन नहीं है 80C का है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल, मतलब वो सारी चीजें सेम है, 80C तो आपको मिलेगी, पीपीएफ और वो सेम ही है। वो जो उधर नोट्स लिखे हैं सारे इंटैक्ट है, वो सब चीजें ठीक है ना, सब चीजें इंटैक्ट है, कोई अपडेशन नहीं है उसमें। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, एक एम्प्लॉय है और उसने 21-22 में कितना कंट्रीब्यूट करे बच्चे, 6 लाख। किसका कंट्रीब्यूशन है ये, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। दिस इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। सैलरी चल रहा है, सैलरी चल रहा है, हाँ सैलरी, हाँ ठीक है। तो एम्प्लॉय ने कितने रुपए जमा कराए हैं, 6 लाख। कौन से अकाउंट में, आरपीएफ और एसपीएफ, जो मर्जी हो, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका, ठीक है, तो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, और प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं उस चीज को इलैबोरेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। मैं बहुत जल्दी भी स्किप करके चल सकता हूँ पर वो अटक जाओगे आप। लेट सपोज दिस इज आरपीएफ, लेट सपोज दिस इज आरपीएफ। एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा, 6 लाख। तो
तो सबसे पहला कॉलम क्या था, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, आज भी एग्जाम्प्ट है भाई, मुझे आपके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट मिलता था कितने तक एग्जाम्प्ट हो जाता था, यहाँ कितना ब्याज है 8%, तो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अब ये तो चाहिए होगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना करा, सीधा परसेंटेज से बात नहीं चल पाएगी। तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना करा है जी, 6 लाख। अब मुझे निकालना पड़ेगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ, और कितना एक्सेस है, 3.5 लाख के ऊपर ब्याज टैक्सेबल है आपके। द एक्सेस कंट्रीब्यूशन 3,50,000 और इंटरेस्ट ऑन 3,50,000 इज taxable. How much is the interest? 3,50,000 के ऊपर 8%। नहीं रेलेवेंस है ये, मैं तेरा अगर मैं अभी इसके अमाउंट कम कर दूं तो सारा एग्जाम्प्ट कर दूंगा। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन ही 2 लाख है और अगर मैं 15% कर दूं फिर वो टैक्सेबल भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। पर वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता मैं, हिल जाओगे इसमें, समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर ये पीएफ वाले तो आपके कोर्स में नहीं है वो इतने मल्टीपल कॉम्बिनेशन, हालांकि काफी कोने तक जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो। आप मुझे बताइए, आपको एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन समझ आया पहले, ये भी पहला साल होगा। नेक्स्ट ईयर अजय कौन से दिन से आया ये, 1/4, तो ये रेलेवेंट डेट है 1/4/21 से। 1/4/21 से पहले आप जितना मर्जी पैसा डालो भाई टैक्स नहीं लगता। 1/4/21 से if employees contribution exceeds 2,50,000 then the interest on such excess is taxable। नेक्स्ट ईयर इस एम्प्लॉय ने फिर दोबारा कितने रुपए डाले बेटा, 6। अब आप मुझे बताइए क्या इसने, अब मैं पहले करंट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसने कितना एक्सेस दिया, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, कितना बच्चे, 3.5। सो इंटरेस्ट ऑन 3.5 लाख इज टैक्स, आई एम सॉरी मैंने पुराना वही ले लिया, तो मैं कहूँ कि ये कुछ लिखा हुआ अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं पुरानी बात भी करनी को, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट, सब बच्चों को 21-22 समझ आ गया था। 22-23 में एम्प्लॉय ने फिर दोबारा कंट्रीब्यूट करा बच्चे 6 लाख, तो कितना एक्सेस करा, 22-23 का कितना एक्सेस हुआ, 3.5 लाख। तो इस 3.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख कितना हो गया, 3.5 लाख, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वैसे ऐसे मैं लिखना नहीं चाहता, आपको अगला पॉइंट क्लियर है। पुराने साल भी तो एक्सेस चल रहा है, और क्या, सिर्फ 1 साल उसके ऊपर ब्याज टैक्सेबल करूंगा। पिछले साल कितना एक्सेस था, करंट ईयर में भी ब्याज कमा रहे हो, वो भी टैक्सेबल होगा। 1 साल के लिए थोड़ा होगा, 7 लाख का 8 ना ना इतना ज्यादा समराइज मत करो इतनी जल्दी, कहने को कह सकते हो आपको, लेकिन आप ईयर वाइज चलिए। आप जरा करंट ईयर में जो एक्सेस है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल, पिछले साल जो एक्सेस है उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल। तो ये देखिए जरा अगला क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन, ये लाइन छोड़ दीजिए, इसे नीचे वाली लाइन, इंटरेस्ट ऑन 3.5 लाख 21-22 का, वो भी टैक्सेबल होगा। पहले मुझे बताइए ये समझ आया आपको, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्या आपको ऊपर वाली बात समझ आ रही, तो करंट ईयर का ब्याज तो निकाल रहा हो, करंट ईयर का कितना टैक्सेबल हो रहा होगा, और पिछले साल वाले में भी, यहां तक समझ आई आपको। आखिरी बात बच रही है, पिछले साल कितना एक्सेस था, उस पे जो ब्याज लगा वो टैक्सेबल। पिछले साल कितना एक्सेस था, उस साल में इंटरेस्ट कमाया कितना,
उस 28 में तो 28,000 में तो इंटरेस्ट कमाओगे। जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो तो फंड के बैलेंस में जुड़ रहा है। जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट टैक्सेबल। अब बोले से तो सर एक्यूमुलेट होता जाएगा सर। हरी बात है भाई। पिछले साल 3.5 लाख एक्सेस, 3.5 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल है। सो 28,000 जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल। पर क्या तू करंट ईयर में उस टैक्सेबल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं कमाएगा? तुमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या वो फंड का बैलेंस में नहीं जुड़ जाएगा? तो आप समझिए कि मैं अलग अलग क्यों निकाल रहा हूं उस चीज को। कहां जोड़ा है? तो करंट ईयर का, वो तो करंट ईयर का इंटरेस्ट जो पिछले बार का 3.5 था, जो तेरे को करंट ईयर में 8% मिल रहा है 28,000। मैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर। सुनिएगा जरा, ये लिखा हुआ बेटे मैंने OMG, और क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन, भारी बात है भाई, टैक्सेबल इंटरेस्ट will also be, that is 10% of, और ये 28,000 किसका है? 8%। 8% ऑफ 28,000। कितना अमाउंट आ रहा है 28,000 का 8%? 2240। बड़ी सिंपल सी बात है जी। जो भी इंटरेस्ट करंट, 2 स्टेप है, एक्सेस निकाल दिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है टैक्सेबल, और वो जो इंटरेस्ट है अगले साल उसमें तो ब्याज ही कमाओगे, वो भी टैक्सेबल। तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट पीएफ डिपार्टमेंट बना कर देगा आपको स्टेटमेंट। अगले साल के 30,240 हो गया ना। अगले साल क्या होगा? 21-22 का 28,000 पे भी कमाएगा, 22-23 के 28,000 भी कमाएगा, और करंट ईयर का 3.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट टैक्स। तो वो 28 और ये 2240, 30,240 हो गया ना सर। पुराने 28 का लगेगा इस बार ऊपर, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, और 28 जो अब इस साल है तो 30,240 हो गया टोटल। पहले साल का, हाँ पहले साल का 28। अब मैं थर्ड ईयर पे हूँ, थर्ड ईयर पे भी मैंने क्या कंट्रीब्यूट करा? 6 लाख। एक्सेस कितना हुआ? 250 ऊपर 3.5 के ऊपर ब्याज 8% टैक्स। पहली चीज ना 28,000 हुआ ना पहले, वो करंट ईयर की बात कर रहे। अब मैंने देखा भाई ये कहानी शुरू कर 21-22 में जो 28,000 है उसमें तीसरे साल में कमाओगे, समझ रहे हो? फिर उससे अगले साल 28,000 उसमें भी कमाओगे, पर सेकंड ईयर में 224, ये 2240 भी तो है। अगर इस पे भी इंटरेस्ट कमाओगे तो टैक्स, और फिर एक और 2240 भी आएगा। और भी आएगा, पर मैं थर्ड ईयर बनाऊंगा नहीं, थर्ड ईयर तक नहीं आएगा आपको। आप सही बोल रहे हो एकदम, समझ रहे हो? हाँ जी, इस 2240 का भी अगर थर्ड ईयर में जाएंगे तो 8% हो जाएगा, इसीलिए वो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो? पीएफ डिपार्टमेंट जो है वो इन, जब ये अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर्स बदल देते हैं। तुम्हारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल, 2 साल तो इजी है, 2 साल तो इजी है। 2 साल वाला इजी है, ठीक है। और आप बस ये समझो कि करंट ईयर के एंगल से 2.5 के ऊपर जो भी है उस पे इंटरेस्ट हो गया, पुराने साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया, कंट्रीब्यूशन का एक्सेस, समझ रहे हो? और पुराने सालों का टैक्सेबल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। सर मतलब अगर दूसरे साल तक जा रहे हैं तो 28 और ये 2240 तीन अमाउंट हो गया, करेक्ट। करंट ईयर का 28, पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन का 28,
और पिछले साल का एक इंटरेस्ट जो टैक्सेबल था उसके ऊपर ब्याज भी टैक्स। समझ आ गई आपको? 3.5 लाख ऐसे है ना, 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख का। पिछले साल में तो एक्सेस 3.5 था ना, वो 28 चली जा रहा है, पूरा टैक्सेबिलिटी चल रही है, उसके ऊपर ही टैक्सेबिलिटी भी चल रही है। जो शो लेकर सर मैं कह रहा हूँ 28,000 की टैक्सेबिलिटी तो चली गई, वो 28 ऐड होता जाएगा ईयर में। बिल्कुल, वो तो होगा भाई। एक साल जो एक्सेस हो गया मैं अगले साल माफ थोड़ा कर दूंगा उसके ऊपर का ब्याज। ऐसे तो मैं 1 करोड़ अभी भी डाल दूं, एक ही साल तो टैक्सेबल हो रहा है, बाकी साल तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एक्सेस। हैव टू काउंट दैट ऑलवेज। सर जो अमाउंट 3.5 है वो हमारा बैलेंस है करके उसमें 28,000 ऐड करके रेस्ट परसेंटेज ही निकाल सकते हैं। मैडम आप जैसे सोच रहे हो ना, अब मैं आपको बोल देता हूँ ताकि आपके डाउट अपने आप खत्म हो जाए। ये कंट्रीब्यूशन एक दिन हो रहा होगा एम्प्लॉय का, आप कैसे सीधा सीधा रेट लगा रहे हो? ये व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। 8% तो पूरे साल का आपने भी लगा दिया, वो तो तब लगता है जब पहले दिन बैलेंस पूरा हो। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एवरी मंथ। आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। तो ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। पीएफ डिपार्टमेंट की एक्सेल की शीटें होंगी, वो क्लियर बता देगा भाई ये कॉलम पे ये अमाउंट है, कॉलम पे ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज स्टिल नॉट प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको पीएफ वाला स्टेटमेंट देगा। आप कैसे लगा रहे हो 8% सीधा? जो मैंने करंट ईयर का एक्सेस है वो कोई पहले दिन से थोड़ा ना एक्सेस है जो मैं पूरा 8% लगा रहा हूँ उस पर। तो आप समझोगी, मतलब ऐसे थोड़ा ना कि बस ठीक है हो गया। एग्जाम में तो नहीं, प्रैक्टिकल तो देख लेंगे, बट लॉजिक जितना हम क्लोज जा सकते हैं हम वो कर रहे हैं। तो मॉड्यूल में आपके लिखा हुआ है वो बात। अब आप मुझे बताइए कि आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्लियर है? इसको नोट करोगे क्या? कर लो, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया तो एकदम से हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो इजी वाला था। नहीं सर, सर अगर तीसरे साल में जाने तो 3.28 हाँ। 2 70 और एक 179. और फोर्थ ईयर में पेपर में आएगा 10 ईयर का। एक बार नोट करना बच्चे, इसको कायदे से नोट करना आराम से। हाँ नोट भेज भी दूंगा मैंने, भेज दूंगा। रजिस्ट्रेशन के मैंने लिखवाए थे, जो मैंने लिखवाए थे वो लिखिए ना आपने। इसी ढंग कर दूं ना, मुझे चेंजिंग लग रहा है। OMG का कोई फुल फॉर्म माय गॉड, पेपर में लिखना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होती OMG 5 हेड का क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर 2021 से पहले है तो उसमें तो एग्जाम भी होएगा और नेक्स्ट ईयर उससे पहले हाँ जी, ये जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो 1/21 से के बाद है। इससे पहले आपका जितना कंट्रीब्यूशन है चाहे एक्सेस होता चल रहा था, मैं उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। सर ये डिफरेंस बिटवीन आरपीएफ एंड एसपीएफ? एसपीएफ होता है सर, ये सरकारी अथॉरिटीज का ज्यादा होता है। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, उनका पीएफ होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। हाँ जी। एंड आरपीएफ का क्या होता है, जैसे जो प्राइवेट कंपनीज है या लिस्टेड है, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आरपीएफ ज्यादा कॉमन होता है। थैंक यू सर, ठीक है सर। क्या हो रहा है? भूषण सर की शादी के लिए आपको क्या सर हम एक ही दिन नहीं आए तो आप उसी एक ही दिन गया तो और उस दिन क्या हो गया? तो आपको मिलना था ना उधर ही, आना चाहिए था। बच्चे बोल रहे थे आसमानी सर क्लास में मैं ऑनलाइन ले रहा था, कह रहे थे टेस्ट हाँ मुझे लगा पागल और सच्चाई का बता दो कब लेके गए थे? अरे बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई, तो मैंने करवा दी बच्चों की एंट्री। वो बोला सी बच्चे बड़ी दूर दूर से आए हैं, आपको तो बाहर कोई नोएडा से आया, आपको कोई घर जाने दूर के से लिए आया। आते सर आराम से पीछे खड़े थे, एंट्री स्टार्ट से
थोड़ा सा हाथ पैर मारे आप दूसरा चल है ना आप तो इस बार दूसरा चल आप तो आपने जनरल दिया थे लेकिन देखो अब आपको एफर्ट देंगे वो, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा स्टॉल का प्लानिंग वो मेरी थी। उधर बैनर सन पैक सब लगवाए, कोऑर्डिनेशन हाँ लगाए, मतलब उधर जाने के बाद तो संजय नहीं लगाए पर प्रिंट करवाए थे मतलब। सर आपने तो नारी लगा दी आपने मतलब फोन पे बोलने लगा कि हाँ नहीं डिजाइनिंग भी होती है, इतने बजे इतने का होना चाहिए, इतने बजे आपने आना है, ये सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम करें, सर वो एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है एग्जैक्ट। सर हमने तो आपके नारी लगा दी वहां हाँ आपने गलत कराया था तुम्हारी। सर मारो दुष्यंत सर तो बोला तो लड़ाई करेंगे यहाँ पे सर बोले थे जिसको बैठ कराएंगे हम तो हाँ, पहली बार बुलाया वो बोल देंगे एटू जंक्शन को बुलाने नहीं आज के बाद। देशभक्त वाले सोचने लग जाए आप भी इलेक्शन कर रहे हो। हाँ सर मान सर सही था। मानसर नहीं आए थे वो कुत्ते वाले मुझे भेज दिए काटने मानसा जी नहीं आई थी ना, टीचर्स डे पे भी नहीं आएगी, टीचर्स आपके बर्थडे पे भी नहीं आएगी। आप टीचर्स डे पे नहीं आए, अब हम चिल्ड्रंस डे पे नहीं आएंगे। ये क्या बात है? कुछ होना चाहिए ना चिल्ड्रंस डे के लिए। हाँ होना तो चाहिए, करो कुछ प्लान। हम चिल्ड्रन हैं। आप चिल्ड्रन हो एक चाइल्ड हो, आप अपने नहीं कहते हैं वैसे पढ़ने इंडिविजुअल हो बेटे आप सारे। विदाई होगी दूषण से की लगेगा। सर आपको नहीं बोला बुलाएंगे भी तो मैं जाऊंगा नहीं शायद। आपका तो खुशी का मौका नहीं है। दुष्यंत सर को पता है कि अगर सौरभ सर आकर तो शादी में कौन ऐसी बातें बोल के नेक्स्ट डे बच्चों का मैसेज आ गया सर रामानुजन में भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार वो बच्चे बहुत थक गए हैं अभी, डांस स्टेज पे जाके करा है आपने। हाँ कुणाल तो भागे ही जा रहा था। मेरे को रोक को दिया था आप भाई भाई तो अंदर बोल देते कि हमारे साथ नहीं है वाला। भाई बोल रहे हो ना तुमको भाई बोल कर आऊंगा बस सैलरी आज खत्म हो जाएगा यार, अच्छा कैपिटल गेन्स या पीजीबीपी कैपिटल गेन एक गेन हो जाएगा पीसीबी एक एक महीने नवंबर और दिसंबर, फिर उसके बाद छोटे वाले चैप्टर रह जाएंगे। पर हैं वो भी काफी। टीडीएस थक गया, बच्चे थक जाएंगे यार। पहले भी फेस्ट से थके हुए थे। दिवाली पार्टी दे दो रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर टीडीएस लगा दिवाली पार्टी का प्लान करना है यार कुछ। यहाँ तो नहीं सैटरडे को होनी चाहिए ना दिवाली पार्टी। सर इस सब से मना कर देंगे आपको लगा ऐसे बोलेंगे हाँ जरूर जरूर होनी चाहिए मन है दिवाली पार्टी का, बहुत मन को कंट्रोल करो फिर। आपने थोड़ा रहम करके आपने वो तो दिलाते हैं और मैंने उसी दिन हैप्पी दिवाली बोल दिया था फेस्ट वाले दिन सबको, क्या बोल दिया एडवांस हैप्पी दिवाली। कॉफी दिला के कॉफी पिज्जा बर्गर सब। ये कब ये कब हुआ कॉफी दिला रहे हैं जरूर मैं खाता हर्ष तो बॉटल्स तोड़ रहा था उधर, बताओ ये देखो क्या, तेरे को पता नहीं लगा तू बॉल मारेगा ऐसे आवाज आएगी एकदम। देखो चैलेंज बोल दिया था जितनी चैलेंज किसी ने नहीं किया था। बोला था गिरेगी भी नहीं बॉटल, ऐसे एक ने बोला था। अच्छा तूने सॉरी तेज से मार दी कि भाई मैंने बोला था किसी गिरेगी, दो गिरा नहीं पाएगा तो सर पर मैंने गिरा दिया तो सर ड्रा रहा है मोटली। मतलब मैं वेट कर रहा था कि ये अब रुक जाएगा, कि सोचेगा नहीं ना बॉल सही में फेंक दी, मुझे लगा था नहीं बॉल फेंकेगा। नहीं इसका वही फेंकी।
नहीं बॉल बॉल पे मेरे को नहीं लगा सर आवाज आएगी, इसको थोड़ा आइडिया होगा आवाज आएगी तो मारेगा, बट रूल ज्यादा बता सर। ये बढ़िया सर, एक कॉफी में प्रो कोड मिल गया सर मैं आपको पूछ रहा ये ब्रो कोड का अरे बहुत पहले देखी थी ना मैंने बट बस उसके अंदर लॉक सर देखो ब्रो कोड पे मान सर डिस्कस क्या मान सर ब्रो कोड पे डिस्कस करेंगे। मानसा जी मैंने कहा कॉफी मिलता है अच्छा। हाँ, मानसा जी को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता था वैसे ये कोई बॉटल है, मुझे नहीं पता। उस दिन तो आप सब बैठ के बात कर रहे थे कितने परसेंटेज अल्कोहल होती है। सर ने बताया पर ये जो तुमने ब्रांड बोले मुझे नहीं पता था प्रो कोड, मैंने आज तक देखी भी नहीं है, मतलब कहाँ मिलती है? हां सबसे ज्यादा उसी में होता है सर। गुड़गांव? नहीं सर यहाँ सर यहीं मिल जाएगा कहीं नहीं। आपने कहाँ से ली? शारदा यूनिवर्सिटी के सामने से। वहाँ पे भी आपने मेरा आई कार्ड साथ में हाँ, तुमने अच्छा अपना आई कार्ड नहीं निकाला, नहीं तो हमारे तेरे साथ से हमें बाहर कर देते। ये किसके साथ आया सारे दिन? नहीं यार, आपने एकदम ना, बस में कॉलेज में तुझे ही पकड़ते हैं, तुझे ही नहीं पकड़ते हैं। तो उधर बहुत एक्टिव था देशबंधु। आओ जी। आप भी थे सर जो भूल रहे थे पीछे से ब्रो आपको देख के सब भाग गए। वो उठा रहे थे ना आपको। हाँ वहाँ पे लगी। हाँ। वो सर वो लड़की को जाके रखने वाले थे आपको। उनको उठा के वो फेंक दो दीवार पे। ब्रो ढाका हो गया पूरा यहाँ से लेके आना वाला पूरा था। चलिए, नोट कर लिया? यस सर। ऑनलाइन में कर लिया बच्चों ने नोट? चलिए आइए बच्चों, तो टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो टैक्सेबल हो गया। यही कहानी हुई ना। अब आते हैं हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सरकार ने बोला कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी टैक्सेबल करना चाहिए, और इसमें सरकार ने क्लियर बोल दिया हमें एसपीएफ से कोई आपत्ति नहीं, यानी कि आपका जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है उस पे आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर ये कौन से फंड्स की बात कर रहा है? सो वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये तो आपको बताइए क्यों। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन होता था ना बच्चे, कि जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपको बस ये नाम याद रखना है कि एक एनपीएस भी होता है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, नेशनल पेंशन स्कीम है, ठीक है जी। और दूसरी बात, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, हमें ये फंड के अंदर ही जाना है, ऐसे बहुत सारे और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सुपर एनुएशन फंड। डिडक्शन नहीं है, फंड का नाम है। सुना था इधर सर, कहीं और पढ़ा है? नहीं ऐसा तो नहीं, अभी भी सुना होगा। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, आपके लिए फेमिलियर वर्ड कौन सा है? आरपीएफ है, तो आरपीएफ के लॉजिक से समझ लो भी आप। और आरपीएफ के लॉजिक के हिसाब से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट तक एग्जेम्प्ट रहता है? 12%। तो सोचो अगर कोई इंसान की सैलरी 2 करोड़ है, 2 करोड़ बेसिक सैलरी 2 करोड़, उसका 12% कितना बैठेगा? 24 लाख। यानी कि एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट 24 लाख। कुछ टैक्सेबल होगा? नहीं। देखा जाए भाई, मतलब 12% इज अ गुड अमाउंट। आई मीन परसेंटेज लेवल पे तो सही है 12% है, लेकिन एब्सोल्यूट फिगर तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। तो सरकार ने अमाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है। नेशनल पेंशन स्कीम, हाँ CCD1, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जरा लिखा गया है, तो आपको इस सेक्शन के साथ ध्यान रखना है।
दैट इज 17 to 7. देखिएगा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द अबव फंड, और कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? above 7.5 lakhs will be taxable in the hands of, अब नौकरी करते 10 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है साल का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10 लाख एम्प्लॉयर का जा रहा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, कर लिया ना हमने, मेरे को आपके कंट्रीब्यूशन से थोड़ा ना दिक्कत है। लेकिन हाँ, पहले वाले केस में क्या हो गया था, 2.5 से ऊपर जो उस पर ब्याज टैक्सेबल होगा। मैं एम्प्लॉयर पे आ रहा हूँ, मैंने आपके नाम पे कितना जमा करा दिया? 10 लाख। इट इज विद इन 12% ऑफ योर सैलरी। स्टिल अगर क्योंकि ये 7.5 लाख से ऊपर है तो भाई 7.5 की एग्जेम्पशन मिलेगी, 2.5 लाख रुपए टैक्स। ये कंट्रीब्यूशन भी होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अभी देखेंगे, टू अर्ली टू डिस्कस। अप्रूव्ड सुपर, सर वो क्या गया? अप्रूव्ड सुपर एसएसएफ की फुल फॉर्म? अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर रहा हूं किस अमाउंट से ऊपर? 7.5 लाख से ऊपर। एंड आपको क्या लग रहा है, आपकी नॉर्मल 1 लाख रुपए की सैलरी है, मैं कह रहा हूं 2 लाख रुपए की सैलरी है। अगर आप 2 लाख भी कमाते हो महीना, साल का कितना कमा रहे हो? 24 लाख। डू यू थिंक 7.5 लाख एम्प्लॉयर का बनेगा? नहीं बनेगा। सो इट इज नॉट टचिंग मेजर पॉपुलेशन। ये उन लोग को टच कर रहा है जो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए कमा, जिनका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% के अंदर तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो सरकार को यार 7.5 लाख तक की माफी देंगे, उससे ऊपर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो टैक्स से वो बेसिक लेवल पर समझ आया था मेरा। तो मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल, एम्प्लॉयर जो है उसने आरपीएफ में पैसा डाला, क्या आप बता सकते हैं बच्चे कितना पैसा? 10 लाख। हाँ जी, 10 लाख रुपए डाला। और ये मैंने लॉजिक दिया हुआ है कि जिस भी एम्प्लॉय के लिए डाला है उसकी सैलरी कितनी है, 1 करोड़। और एम्प्लॉयर कहते हैं मैं तो 10% डालूंगा जी। उस बंदे की सैलरी कितनी है? 1 करोड़, उसका 10%। क्यों? बिकॉज इट इज विद इन 12%। पहले के जमाने में तो बात सही थी, क्योंकि विद इन 12% है, ठीक है। आज भी 12% जिंदा है, ठीक है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो 10 लाख है ये 7.5 लाख से ऊपर है, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है ये क्या हो जाएगा सर जी? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्लियर। और अगर मैं आपसे पूछूं एम्प्लॉय भी 10 लाख जमा करा रहा है तो क्या वो कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा? नहीं। इंटरेस्ट सर वहां पे 2.5 लाख से ऊपर, 7.5 लाख के ऊपर जो भी ब्याज है वो टैक्स है। पर क्या मैंने आपसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट की बात करी? वही बच रही है। सर हाँ जी, वहां पे एक साल किस्त है, यहाँ एक साल की किस्त है। बिल्कुल। सर हर साल चेंज करती है गवर्नमेंट। नहीं, पहले सरकार ने एम्प्लॉयर्स को इनडायरेक्टली, फिर सीधा एम्प्लॉय के पास आए। अभी 2-3 साल से शांत है ये, बट मतलब पीएफ एक तो आप कंपल्सरी डिटैच कर रहे हो पैसे को, टैक्सेबल कर रहे हो, बट इफ स्टिल इफ यू फील, आपको क्या लग रहा है ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन को टच कर रहा होगा या कम लोगों को टच कर रहा होगा? क्योंकि जो लोग हाई वैल्यू ऐसी है ना, जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं। 7.5 लाख रुपए से ऊपर है भाई। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी? आगे 10 साल बाद 7.5 लाख बढ़ाएंगे, कम करेंगे? नहीं, कम करेंगे, लिमिट कम कर देंगे, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स स्पेस बढ़ा सकूं। ये भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट जनरली हमेशा इनिशियली एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को लेकर आती है टैक्स ब्रैकेट, फिर उसके बाद उसी सोर्स से ब्रॉडन करा जाता है टैक्स बेस। गवर्नमेंट को पता होगा कि ये प्रोविजन की वजह से इतनी टैक्स कलेक्शन हुई है, गवर्नमेंट का डेटा होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब 7.5 लाख को 7 लाख कर देंगे, समझ रहे हो? तो ऐसा कर सकते हैं, इसी तरीके से ये अमेंडमेंट्स और वो बताइए। क्लियर है बच्चे? ये तो
एम्प्लॉयर का है ना, तो ये तो कंपनी को रहना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो कंपनी को रहेगा। कम इनकम किसके लिए? तो अगर आप कल को नौकरी, एम्प्लॉयर तो अपनी जेब से देता है, उसका तो ऊपर हो गया ना। तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा देता है, ठीक है, तो वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है तो उसको इनकम हो रही है। अरे तो एम्प्लॉय का तो उनके ऊपर देख लेना, उसको तो वहाँ भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ भी टैक्स देगा। ये टैक्स भी एम्प्लॉयर तो ये आप ही के अकाउंट में तो जा रहा है, ये जो उड़ता हुआ जाएगा। सर समझा दो पहले से डेवलपमेंट होता क्या आप कल को जब नौकरी करोगे तो आपका एक बैंक अकाउंट बना हुआ है आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर ये कैसे करा आपको जो सैलरी दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, तुम्हारी 1 लाख रुपए की सैलरी लगी, ठीक है, तुमको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, तुम्हारे को पूरा 1 लाख बैंक में नहीं आएगा, 80,000 आएगा। तुम अपनी कंपनी बोलोगे भाई 20 कहाँ गया, वो तुम्हारे एक और अकाउंट खुला है पीएफ का जिसमें 20,000 डाल। तो ये जो पैसा जमा हो रहा है आपके नाम पे ही हो रहा है, बस आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, एक पीएफ अकाउंट के अंदर जा, इट इज योर मनी। एम्प्लॉयर भी उसको 10 लाख डाल रहा है, हम भी 10 लाख डाल रहे हैं हाँ। हर महीने। साल अगर आप इतना कमा रहे, आप खुद ही बोल रहे हो एम्प्लॉयर पीएफ हर महीने लगता है। हाँ तो मैं टोटल में ईयरली बात कर रहा हूँ ना आपसे, अब मैं बार बार हर महीने करके 12 से मल्टीप्लाई करता रहूँ तो टाइम लग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट है ये जैसे 7.5 लाख है ना, ये पर एनम है, तो इसलिए मैंने पर एनम ले लिया। आपको है मंथली, आप बना लो बड़े बड़े एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। पैसा तो आप ही कहना मैडम, एक तो कंपनी से पैसा ले रहे हो आप, ऊपर से टैक्स भी उन्हीं के ऊपर कर दोगे, गलत है ना? तो टैक्स भी दे मेरे और पैसा भी दे। हाँ मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है पहले? दिस इज 17 to 7, दिस इज 17 to 7। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हाँ जी लिख लो 17 to 7 लिख लो। और ये एनपीएस में ये 80cc क्या करती है? छोड़ो उसको लिख लो पहले, सेक्शन है वो एक जगह पहुंचेगा, बस वो रेफरेंस है। सर ये सेक्शन याद करने का हाँ जी सर ये सोचता आप मना करोगे तो बहुत ही आसान है, अभी तो सेक्शन और आएंगे QQA, QQB, RRB। हाँ किसने? अच्छा सर वो एचआर के नीचे ही आप लिखवा के 10 डाटा हाइलाइटर नहीं मार रखे हैं। अभी जब तुम्हारा हो जाएगा ना, जब तुम्हारा देख याद नहीं होता, एक चीज को कंट्रोल करने का चीज होता है, और वो कैसे होता है, बेयर एक्ट होती है। बेयर एक्ट होते हैं जो लॉ की लैंग्वेज है वही दिखा के उसी के अंदर एनालिसिस करना है। पर आपको सेक्शन जो है जैसे जितने कर लिए, ठीक है, तो तू जब तेरा सारा हो जाएगा ना तो तू ऐसे कर सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन है 22 है 23 है 24, तो ऐसे बहुत बार कर लेते याद हो जाता है। जो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तू 22 से 27 बोल सकता है ना, समझ रहे हैं? हाँ इसी तरीके से आपको फ्लो सैलरी में नहीं दिखाओ, 15 16 17 में 3 सेक्शन है। हाँ सर जैसे कि बात करते हैं 22 है अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स वाला सेक्शन, उनमें से पूछना मैं बता दूं वो कौन सी दो आदमी बता आप बताइए कि जो इसका सब सेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसका क्या टैक्स में जॉब करते हैं नहीं वो मतलब उसमें मैनेजर है किसी एफआरएस कंपनी कोई एनजीओ उसमें फाइनेंस का रिलेटेड है, बट उन्होंने कहा था ना कि तो उस टाइम वो बता रहे कि आज ये चीजें याद जो रहनी वो इस तरीके से रहनी सेक्शन से हुई, मतलब तो आइडेंटिफाई से कर पाया कि इस सेक्शन में तब पता चले तो आज नहीं वैसे कैसे याद जाता सर हो जाता है कंटिन्यूअस, आप उसको लिखते रहो और ऐसे बार बार रिपीटेटिवली करो, पर आपको वो सब सेक्शन क्लॉज और वो जहाँ जहाँ पे रेलेवेंट होते हैं वो लिखवा दिया जाता है, वो बहुत सारे हैं। 24 में डाल दो वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से अंडर सेक्शन 24 जो चीज़ तूने नोट्स में लिखी हुई हो तो वो डालनी है।
नोट्स में जो लिखा हुआ उसको वैसे करो। नॉर्मल तो पता है कि मैंने 24 में 2 डेट्स हैं। 24 ये भी ऐसी बात है किसी को लिखिए बच्चों, बढ़ू आगे। तो ये हमने क्या करा बच्चे, 17 to 7। आज जीएसटी नहीं है अभी 1 घंटा तो कर दिया मुझे इसको। आप ये खत्म कराने वाले ना, तो फिर क्या इसके बाद क्या छुट्टी तो ऑलमोस्ट 2:30 हो गया ना। नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे ना, बड़े वाला। बड़े क्वेश्चन करने में आधा घंटा 15-20 मिनट लगेंगे। 17 to 7 हो गया ना हमारा। क्या कहता है ये कि 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, अगर एम्प्लॉयर का है तो टैक्सेबल। अब आ जाइए जरा 17 to 7A। वो कह रहा है कि जितना कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस, एक्सेस कितना था मेरा, तो मैं लिख देता हूँ कहीं मेरा, सोचो कि 10 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा था 7.5, तो जो भी इंटरेस्ट निकलेगा इस 2.5 लाख के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, विल आल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दोनों है ना यहाँ पे नो। वो इंटरेस्ट की वहां बात हुई है, और वहां पे 2.5 लाख से ऊपर का था, ये 7.5 से ऊपर है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग लॉजिक है, एम्प्लॉयर का अलग चल रहा है लॉजिक। एम्प्लॉयर में सर जो एक्स्ट्रा है उस पे भी लग रहा है, और जो उसका इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। बट इंटरेस्ट तो वैसे नहीं लगता। जैसे 7.5 लगे, उससे एक्सेस है, उस पे भी वो भी टैक्सेबल है, और जो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्सेबल। अभी आ जाएंगे उस पे, ये देख रहा होगा, ये सब बनना है अभी, तो आपके सामने आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 से ऊपर है तो टैक्सेबल है, और जितना भी ऊपर था उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी 2.5 लाख से ऊपर क्यों, 2.5 लाख को 10 माइनस 7.5 है, मतलब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हाँ। वही क्या है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल। एम्प्लॉय वाले में भी यही था, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल। यहां तक क्लियर है? अब आपके सामने एक फॉर्मूला आ रहा है, और ये कौन से साल से हुआ था बच्चे, 1/4/2020, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, बस इतना समझिएगा, ये टीपी क्या होता है, टैक्सेबल पर पर्सन। पीसीएस जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो, पीसी के सिर्फ एक्सप्लेन करा हुआ बस, पीसी ऐसा फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म नहीं, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे कह सकते हैं एक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट ईयर। मैंने नोट्स बनाए थे आसान होने के लिए, इसलिए भूल गए, ठीक है। आपको अभी तो मैं तो समझाया भी नहीं, अभी मैं तो आपको सिर्फ बोल रहा हूँ पीसी करके कुछ है, और वो क्या है, करंट ईयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, किसका, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर एक्सेस वाला भी आप एक्सेस। अभी एग्जांपल बनेगा तो आपके सामने आ भी जाएगा। ये आई आर का क्या है फंड एवरेज, आई इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। आपको टोटल इंटरेस्ट दिया होगा, आपको फंड का एवरेज दिया होगा, तो उससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। PC1 plus TP1 into R। ये है सब ये हमारे में भी है सर ये सर BC into R आपके में आपका अभी तक जो भी था है ही नहीं। सर तो सवाल जैसे आंसर किया वैसे मिलेगा ना, क्यों नहीं है आपके में, मतलब एक फॉर्मूला आ गया अजीब सा, हमारे में नहीं, मेरे सवाल ही आ गया। सर ये R एरो डाल के I अपॉन पॉइंट एवरेज पे
आर वही है। अगर इंटरेस्ट 10 रुपए है, फंड एवरेज 50 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% निकलेगा ना। तो जो आंसर होगा वो आर होगा। हाँ, मैंने कुछ समझाया नहीं, बताया वो लिखना है आई डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, और उसके बाद ये भी लिख लेना PC1 हाँ प्लस TP1 इंटू R, और R क्या हो गया भाई? फंड एवरेज। ज्यादा नोट मत करो बेटे, नोट कर लो इसको। यहाँ तक क्लियर है आपको? आइए जरा। सर एक बार प्रोवाइड और नहीं, अब समझ आ जाएगा। बोलना स्टार्ट करूं? अब आप जरा देखिए, अभी हमने तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्या समझा था कि भाई एम्प्लॉयर तेरा अगर 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। और जो एक्सेस अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। और ये कौन से साल से आया ये प्रोविजन? 1/4/2020। तो 1/4/2020 से पहले बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एम्प्लॉयर 7.5 से ऊपर, क्या उसको ही पकड़ लूंगा? नहीं पकड़ूंगा। तो मेरी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? 1/4/2020 से। एंड लेट्स सपोज यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस ऑफ 50 lakhs इन योर फंड। तुम नौकरी तो कर रहे हो ना 7-8 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जो भी है, और जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली नौकरी होगी तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा उसमें? पर मैंने क्या ले लिया आपका कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है फंड का? 50 lakhs। एंड ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा? आपको क्या लग रहा है? ये 10 लाख किसी एक दिन जमा हो रहा होगा? ये पूरे साल का है। क्या मैं कह सकता हूँ 10 lakhs डिवाइडेड बाय 12 करना? 83,000 अप्रॉक्सिमेट। तो 83 जमा होता होगा, फिर 83, फिर 83, फिर 83। एम्प्लॉय का भी ऐसे ही होता होगा और एम्प्लॉयर का भी ऐसे होगा। समझ तो आना चाहिए ना कि चल कैसे रहा होगा कंपनी के अंदर, नौकरी के अंदर। एकदम से थोड़ा ना 10 लाख रुपए को जमा करा रहा है, हर महीने के 83 करके जमा हो रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। और आप मुझे इतनी सी बात बता दो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि साल का 10 लाख ये है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, और मैं आपको ये बता दूं और मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस भी बता दूं, तो क्या आप इंटरेस्ट निकाल लोगे? ये जो मैंने सर्कल करी है, मान के चल लो ये गिवन है इंटरेस्ट निकाल लोगे आप? क्योंकि इस फंड के अंदर इससे ज्यादा और होगा क्या? कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इंटरेस्ट। पहले मुझे बताइए आपको फंड का लॉजिक समझ आया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड, उस एम्प्लॉय का हर महीना कुछ ना कुछ कट रहा है, वो 83 करके पूरे साल का कितना हुआ? 10 लाख। एम्प्लॉयर का भी 10 लाख, लेकिन सर फंड का बैलेंस तो 75 आ रहा है, तो ब्याज ही तो मिला होगा ना भाई तेरे को फंड के अंदर। और अगर मैं आपको बोल दूं मैंने आपको ब्याज दे दिया, तो क्लोजिंग निकाल लेना। आपको इतना समझ आना चाहिए कि लॉजिक तो इन तीन चीजों पे ही चल रहा है ना, ओपनिंग, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्लस इंटरेस्ट, क्लोजिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? 50 में तीनों चीजों को ऐड करके 50 में तीनों चीजों को ऐड करके सर 50 में 0 को ऐड करना मतलब? तीनों चीजों को मतलब एम्प्लॉय और इंटरेस्ट तीनों को ऐड। हाँ तो कुछ भी गिवन होगा, समझ रहे? मतलब लॉजिक बता रहा हूँ बस मैं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। हाँ जी, तेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है फंड का? 50 लाख। ये आप वो लॉ आने से पहले थे 2020 नहीं 2020, हाँ ऑलरेडी बैलेंस पहले का था, और तेरे पास इसकी बाइफरकेशन भी होगी, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं टैक्सेबल थोड़ा कर दूंगा उसको, हो गया वो, सरकार पुरानी डेट से टैक्स करेगी तो हल्ला हो जाएगा। तो बेसिकली 50 लाख का बैलेंस था, एम्प्लॉय का कितना जोड़ा फंड में? 10 लाख, एम्प्लॉयर का कितना जोड़ा? 10 लाख, और मान लिया इंटरेस्ट दे रखा है तेरे को, तो क्लोजिंग में निकल जाएगा तेरा। सर ये 10 लाख
किसी एग्जाम्पल मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको? आइए अब पहले हम 20-21 को समझते हैं। 20-21 फर्स्ट ईयर जब आया होगा तो क्या हुआ होगा, और मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज, एम्प्लॉय को तो पंगा नहीं है ना भाई, क्यों? एम्प्लॉय को कोई पंगा है क्या? इंटरेस्ट पर वो तो हमने वो तो करा था एम्प्लॉय को, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आगे देखिए क्या लिखा है, बट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अबव ढाई लाख है ना, तो जो भी इंटरेस्ट होगा फंड एवरेज से नहीं निकालना होगा, वहां पे लिखा मैंने आपको फंड एवरेज को कुछ निकालना, कुछ नहीं, आपको इंटरेस्ट दिया होगा आप लगा दोगे उसमें। मेरी मुद्दे की बात एम्प्लॉय के ऊपर है ही नहीं, यहाँ पे मेरी बात है एम्प्लॉयर के ऊपर। अब आप मुझे बताइए, हाउ मच इज एक्सेस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एक्सेस है? 2.5 लाख। तो आप देखिएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और मैं क्या लिख रहा हूँ 17,260, मैं भी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख इज टैक्स। सीधी सी बात है भाई, आपने 10 लाख जमा करा है, 7.5 के ऊपर टैक्सेबल होता है, 2.5 लाख ज्यादा बन गया, 2.5 लाख टैक्सेबल। ये तो दिवानी 1727 क्या बोलता है, any contribution above in the above fund above 7.5 is taxable in the hands of, यही बात है, यहां तक क्लियर है सबको? अब मेरे को आपसे बात करनी है 17-7 कि सर ये जो एक्सेस है, कितना एक्सेस है बच्चे? इसके ऊपर ब्याज भी तो टैक्सेबल है। So interest on such excess contribution is also, और ये कौन सा सेक्शन बताता है? मेरा आपसे सवाल, आपका एक्सेस कितना? अगर आपको ब्याज मिल जाएगा तो निकल जाएगा। How much is your excess? 2.5 लाख। और अगर मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूं तो निकल जाएगा। पर मेरा आपसे सवाल, आपने तो पूरे साल का लगा दिया ना बेटे, ये एक्सेस पहले दिन से एक्सेस है, यू नेवर नो, वो हर इक्वेशन देखनी पड़ेगी, ये जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जब तक 7.5 है तब तक तो कोई एक्सेस ही नहीं है। समझ रहे हो आप? एक्सेस तो 7-8 महीने बाद हो रहा है, पूरे साल का ब्याज कैसे टैक्सेबल कर दोगे आप उसको? When I'm excess तब टैक्सेबल करो ना। पर आप मुझे बताइए, इतनी कॉम्प्लिकेशन जा पाओगे आप? इसलिए आपका जितना भी एक्सेस होता है ना, ये एक्सेस था आपका 2.5 लाख, पर इसको मैं पूरा ब्याज नहीं लगाऊंगा, डिवाइडेड बाय, अरे मैडम बात मत करो, कहाँ से समझ आएगा आपको? हेलो, क्या हो गया? तो कोई बात, हाँ जी मैडम आप एक बार सुन लो, इसके अंदर अभी आपको ना पता नहीं लगेगा कहाँ पे लिखा होगा, ये फॉर्मूले के अलावा 10 थ्योरेटिकल बातें भी चल रही होती हैं, ठीक है? खुद तो कर ली, साथ वालों को बता दिए, वो भी रुक गए, ये वैसे भी नहीं करेंगे सर, फिर ठीक है? आप मुझे बताइए, सिर्फ फॉर्मूला नहीं चल रहा, वो प्रोविजन चल रहा है, और अभी भी उसी में देख रहे हो, कर दिया ना, डाउट क्रिएट कर दिया, दिमाग में सर होगा, सीधी सी बात है, कोई टैक्स दे तो होगा ही। आई, आप मुझे बताइए, टोटल जो एक्सेस हुआ है आपका कितने रुपए का बच्चा? 2.5 लाख रुपए। क्या मैं इस पे सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं तो लॉजिकल है? इज इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? तो इसमें उसको डिवाइडेड बाय 2 रूल है, वो तरीका नहीं निकलेगा ना। तो जो भी एक्सेस, ये देखो क्या लिखा मैंने, एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की 2.5 लाख का करंट ईयर का डिवाइडेड बाय, क्या आप सभी बच्चों को ये समझ आया कि मैंने वर्किंग करी हुई है इसकी? मैंने एग्जांपल दूसरा बनाया हुआ, बट अभी ठीक है, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 समझ आ रहा है, ठीक है? बट आप मुझे बताइए, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा? नहीं दिया होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा, तो फिर हमें क्या गिवन होगा?
ये जो मैंने आपको फंड के बैलेंसेस बताए, क्या ये आपके पास है नहीं? इंटरेस्ट कितना हो गया और फंड का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग 50 + 75 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप। 5 लाख इंटरेस्ट, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो ये रहा, 50 प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय वो तो फंड एवरेज हुआ 62 लाख 62.5 8%, so your rate is यहाँ पर करंट ईयर जब पहली बार आया होगा तो लोगों का फर्स्ट टाइम जो कंट्रीब्यूशन एक्सेस है उस पे इंटरेस्ट है, उस पे इंटरेस्ट है जो टैक्सेबल, और इंटरेस्ट कैसे निकला आपका, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। तो आप एक बार प्लीज क्या मैं कह सकता हूँ, मैं 1,25,000 डिवाइड बाय 8% करो कितना आएगा ये 10,000। आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट आपको इतना समझ आया। अब आप समझिएगा, कितना एक्सेस है आपका करंट में, अभी भी 20-21 में ही। क्या उस 2.5 पे अगले साल टैक्सेबल नहीं होगा इंटरेस्ट? वही तो है PC1। तो ये तो तब होगा जब आगे के सालों 20-21 में तो सिर्फ इतना ही होगा जिंदगी में। जब अमेंडमेंट आई थी ना तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, क्योंकि तो 20-21 होता था, फ्यूचर का सरकार ने तब तक बताया ही नहीं था, सिर्फ उस साल में तो उसी साल का देखना है। पर 21-22 में एक तो करंट ईयर का भी एक्सेस हो रहा है, पुराने एक्सेस, और आप मुझे बता दीजिए PC1 क्या हो गया तुम्हारा पिछले, जब मैं 21-22 में जाऊंगा, ठीक है आप समझिए, ये वाली कहानी तो 21-22 की है, मुझे 21-22 में क्या था, पर 20-21 का जो एक्सेस था कितना था आपका? एक बार ध्यान से सुनना है, एक बार मैं अब 20-21 क्लियर है सबको, ठीक है, मैं 21-22 की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, जब आप 21-22 में गए तो एक तो आपको 21-22 हैंडल करना है, करंट ईयर का एक्सेस डिवाइडेड बाय 2 इनटू आर, अगर एम्प्लॉयर ने 10 लाख जमा करा है तो 2.5 लाख ज्यादा हो गया, कौन से दूंगा नहीं पता लग रहा, डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट निकाल दूंगा। रेट कैसे निकालूंगा मालूम है? दोबारा से ओपनिंग क्लोजिंग है जी मेरे पास, हर साल बदल रहा है सर, मतलब ये जो P1 है तो दोबारा निकालेंगे। हाँ जी, दोबारा से 21-22 में ओपनिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, अभी सॉल्व करूंगा मैं आपके साथ, आगे सुनिए। पर सर जो पुराने साल का जो एक्सेस था उस पर भी तो कैश टैक्स होना चाहिए, क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में नहीं हो रहा था? इसी तरीके से जो पिछले साल का जो एक्सेस है अब 7.5 लाख, क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए? कितना था वो एक्सेस? 2.5 लाख, और उसको डिवाइड बाय 2 करा था, क्या नेक्स्ट ईयर में डिवाइड बाय 2 करूं? नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले दिन से बैठा होगा, तो पहले दिन से बैठा होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो PC1 है डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा है। और आप भाई साहब पिछले 5 साल चला लो, आप हर साल अगर 2.5 हो रहा है तो सारे 2.5 पकड़ूंगा मैं, सारे 2.5 लाख पकड़े जाएंगे। अगर 5 साल से चल रही है बात, मैं 2025-26 में भी आ जाऊं तो 20-21 से लेकर जिस भी साल में करंट ईयर तो यहाँ पकड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले का वो जो 17 to 7 में टैक्सेबल हो रहा है वो तो एक साथ पकड़ रहा हूं मैं। ये क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो ये वाली चीज है 17 to 7 ऑफ अर्लियर ईयर्स है, प्रीवियस ईयर। अब रही बात टीपी, आपने पिछले साल जो टैक्सेबल करा इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट, हमारा कितना आंसर आया था? 10,000। टीपी1 इज 10,000। इसलिए 1 मिनट रुक जाना बस, इसीलिए आपको 17 to 7 भी हर साल अलग से दिखना चाहिए और टीपी भी अलग से दिखना चाहिए, क्योंकि अगले साल वही टीपी जो करंट ईयर का टीपी वही तो अगले साल का टीपी1 बैठेगा।
एग्जैक्टली। और कोई जल्दी नहीं है अभी। हाँ जी, अब बोलो। ठीक है, एक बार आप समराइज कर रहे होगे, मैं आराम से आपको बता रहा हूँ, आप बस समझिएगा। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन पे लेकर आ रहा हूँ। हमारा एग्जाम्पल था क्या? अगर आप देखोगे 20-21 तो आपको समझ आ गया, ठीक है। ये जो PC into R है, इसमें included है वो जो excess है 2.5, क्योंकि ये तो rate interest। और एक बार फिर से बोलना। ये जो PC by 2 into R है, इसमें जो excess contribution है 2.5, वो तो included है इसमें, क्योंकि interest करंट ईयर के हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो भी taxable है ना 2.5 लाख, और साथ में जो interest है जो 17 to 7A में है, तो इसमें वो भी included है। नहीं, इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट। तो एक्सेस 2.5 लाख की दो है, पीसी 2.5 लाख की दो है हमारा। हाँ, मतलब क्या पूछ रहे हो आप? मतलब मैं पूछ रही हूँ, यही taxable है PC by 2 into R, या इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 लाख? ऐड करेंगे। वो 2.5 लाख तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया 17 to 7 में। ये तो हम 17 to 7A में है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन एक्सेस निकाल रहे हैं। ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर में इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी चला। तो पूरा निकालने के लिए ये और वो भी ऐड। करेक्ट, दोनों चीजें हुई। सर जी दिस इज न्यू सिलेबस ना? हाँ जी सर, न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस। सर ये फाइनेंशियल 223-24 21 ना चलेगा तो? नहीं, ये ना जो अमेंडमेंट आई थी ना, वो इस साल से आई थी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो उसका ना इम्पैक्ट उस दिन क्या था और अभी क्या था, तो वो जाएगी आगे बात अभी, है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जरा, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर क्लियर है पहले सबको? तो अगर मैं तुमसे पूछूं, वैसे मैंने ना एग्जांपल इस पे लग रहा है मुझे अलग बना रखा, पर कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो हम कुछ डेटा निकालते हैं पहले। क्या आप मुझे आई बता सकते हैं कितना? 15 लाख। क्या मुझे फंड एवरेज बता सकते हैं? 92 लाख। यही आ रहा है 92,50,000। तो आपका 21-22 का रेट आ जाएगा बेटे कितना? अच्छा 16.2 फर्स्ट, क्योंकि जब मैं 21-22 में जाऊंगा तो मुझे दोबारा से देखना है, और मुझे दोबारा से रीथिंक स्टार्टिंग से करना है। और मैं स्टार्टिंग से सोच रहा हूं, हो गया 20-21 तो करंट ईयर था। 20-21 पहली बार ऐसा था जब ये प्रोविजन आया था, सिर्फ एक्सेस कंट्रीब्यूशन ब्याज लगाया, खत्म हो गई बात। तो आप मुझे बताइए 20-21 में इसका कोई काम आया क्या? कोई काम नहीं था भाई इसका 20-21 में। 20-21 पहला साल था, करंट ईयर का लगाया और हो गया। सर हाँ जी, जब 20-21 से 21-22 में जाएंगे तो पहले सबसे पहले तो यही करेंगे ना? पहले मैं अब मैं बताऊंगा उसकी टेक्निकल, अभी समराइज मत करना, सारे बच्चे वही चीज सोचने लग जाएंगे अभी। आप मुझे बताइए, अब मैं कौन से साल में हूँ? 21-22। पहले मैं 21-22 के एंगल से सोचूंगा, व्हाट इज माय एक्सेस कंट्रीब्यूशन? 2.5 lakhs. But on which date I don't know. So divided by 2 multiplied by टीपी निकल रहा है नहीं, टैक्सेबल पर गजेट 2.5 लाख ज्यादा है, उस पर जो ब्याज है लग गया। अब मुझे बताइए, पिछले साल का जो एक्सेस था PC1, हाउ मच वाज पिछले साल का एक्सेस? प्लस पिछले साल का कितना टीपी जो इंटरेस्ट आया? 10,000 इनटू 8 नारे 61 तो करंट ईयर का रेट है। जो ब्याज है वो भी टैक्सेबल हो रहा, जो तेरा टैक्सेबल इंटरेस्ट पिछले साल तेरा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो टैक्सेबल करा मैंने वो भी मैं टैक्सेबल करा। कंट्रीब्यूशन में तो लगी रहे 2.5 लाख ऊपर था, और जो उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ उस पे भी इंटरेस्ट
जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले ज़्यादा डाली होगा। उसमें आपको इंटरेस्ट दे रखा था, आप सीधा निकाल लेते, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं है कोई। लेकिन इसके ऊपर अभी आपको सारे के सारे समझ आएंगे कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इसमें से आता है। सर ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट इसमें से अगर आता है तो वो टफ क्वेश्चन माना जाता है, समझ रहे? हाँ, लेकिन ये कि नॉर्मल जैसे प्रोविडेंट फंड वाला हमने जैसे एसपीएफ आरपीएफ करा, सिर्फ उधर तक भी आ सकता है 12%, और आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, कितना ये कितना आ रहा है एक बार? क्या 409 कहिए साहब, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ तक ऑल क्लियर? सर अगर ईयर 2 का टोटल टैक्सेबल अमाउंट अगर हम निकालना चाहिए तो ये जो इंटरेस्ट है 62,409, उसमें ऐड हो जाएगा ना 2.5 लाख टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। फिर से बोलिए एक बार। ईयर 2 का टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो जो इंटरेस्ट हमने निकाला 62,409, इसमें ऐड कर देंगे ना वो इस साल का जो 2.5 लाख है, क्योंकि दो लेवल पे चल रहा है, एक 17 to 7 है जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल करता है, फिर ये बात आती है जो इंटरेस्ट है। सर आपने भी ये चीज़ बताई थी सेम उसी चीज़ को फॉर्मूले कर दिया। हाँ, बट मतलब ऑब्वियसली एक माइन्यूट डिटेल, मतलब कंक्लूजन ये नहीं है कि सेम ही चल रहा है, मतलब आपको वो फंडे तो यही वाला अप्लाई करना है एग्जाम्पल दिया तो ये था यार। ऐसे उधर इंटरेस्ट गिवन था यार, यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला है आपने, फंड एवरेज निकाला है, मतलब फर्क। हाँ ओवरऑल, हाँ ओवरऑल वाली चीज बताइए, कोई दिक्कत बच्चे? इससे आगे तो कुछ नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं है, यहाँ तक बताइए, क्लियर है? हाँ, ये लिख भी लो, और इसमें ना इसमें ना एक मिस्टेक है जो मैंने लिखी हुई है, एक बार आप लिखो और बताना कहाँ पर है। सेम एग्जांपल ही चल रहा है, मैंने लिखवा दिया आपको वहीं पे ही, ठीक है? ये वाला ऑर्गेनाइज में लिखा हुआ मैंने, मिस्टेक भी लिखी है। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं करा हुआ, समझ रहे हो? क्योंकि 5 लाख सीधा ले लिया ना, आई एम सॉरी 2.5 लाख को जो है ना, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8%, तो उस वजह से बेटे आगे वाले में भी चेंजेस आएंगे। पहले आप 20-21 को सॉल्व करिएगा प्लीज, पहले आप 20-21 को सॉल्व करिएगा प्लीज। सर वो भी मैंने जो ये, हाँ सर पहले तो यहीं से स्टार्ट है। ये वाला हटा दूं, येलो वाला, सर ये क्योंकि नीचे सिस्टमैटिक लिखा है ना। रुको एक मिनट, ये हटाओ, रुको बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, ये नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो वाइट में है सारा वही लिखो, येलो वाला मैंने लिखा है ऊपर से, ठीक है ना? ये पूरा ओपनिंग क्लोजिंग ये सारी बैलेंसेस दे रखे हैं, एक बार पहले इसको नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, सर एक क्वेश्चन वो किसी का ही है भाई, पहले बोला था उसे भी करवा दो। सर ये जो 10 लाख है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? लास्ट नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कैपिटल गेन कराऊं या पीजी में? सर पीजी में भी तो ओके, कैपिटल गेन्स कराएंगे। सारे क्वेश्चंस
सैलरी के सारे क्वेश्चन जिसमें सारे प्रोविजन है वो थोड़े कर सकते हैं क्लास। आपके पास अभी वो जैसे जो गिरीश्वर सर की बुक है उससे मतलब आप कह रहे हो या मतलब वो कह रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट मतलब या मतलब सिर्फ प्रैक्टिस की अलग अलग वो कह रहे हो 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अलाउंस का नहीं ये भी क्वेश्चन है उसमें सर एग्जाम में जैसा आएगा हाँ एग्जाम में तो मतलब आप ये कह सकते हो 2 अलाउंसेस आएगा एक तो पर क्रेडिट या हो सकता है सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट हो एग्जाम में एक पूरा तो नहीं आ जाएगा ना कि सब पूरा मतलब बिल्कुल आ सकता है मतलब कौन सा वाला तू चाहते जो ना आए ये वाला ना आए ये आता ही आता है ये भी सही है। ये सही है सर, बाकी चीजें तो सही है। वही बहुत नहीं ये हैवी है बड़ा हैवी है Still, मतलब हाँ मतलब ये बहुत फोकस से करना पड़ता है इसमें एक पॉइंट छूट है कि वो स्किप हो जाएगी वो लॉज मतलब वो ये चीज है सर ऊपर कर दो। सर ये लास्ट में बैलेंस कितना है 31 लाख 1 करोड़ 10 लाख सर ऊपर कर दो। नहीं सर नीचे वाला लिखना। ये ऊपर वाले लिख लिया सबने हाँ सर। सर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज एग्जाम कर दो तो मैं कह रही थी कि लाइक बस सैलरी का जैसे पेपर में आता है कि 2 सब कुछ करके क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया पर पहले का मुझे ऐसे पूरा क्वेश्चन देख के डर लग रहा है दूसरे ने गलत है हाँ पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बोलेंगे ना उसको है ना एक क्लास प्रैक्टिस ही रख लेते हैं चाहे बड़ा क्वेश्चन हो छोटा हो अब तो जो भी पॉइंट है वो तो देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर ठीक है एक क्लास रख लेते हैं मतलब वो डरावने वाले क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं आरटीपी सर अभी हम एक करके पढ़ रहे हैं इसलिए आसान लगी थी लेकिन मुझे वो पूरा टोटल इनकम में 10 चीजें पूछ रहा था ना टोटल इनकम के क्वेश्चन अभी मत देखो पर सैलरी का क्वेश्चन अब नहीं डराना चाहिए आरटीपी अगर देखो तो बहुत डर लगता है नहीं अगर अब आप आरटीपी के अंदर सैलरी में नहीं हो रहा तो गड़बड़ है आप आरटीपी में बाकी पॉइंट्स मत देखो लेकिन क्या सैलरी का पॉइंट टफ नहीं आ सकता मैं वो नहीं मान सकता अब सैलरी का पॉइंट आपका नहीं अटकना चाहिए मतलब जैसे आप सैलरी का पॉइंट देख रहे हो तो सॉल्व नहीं हो रहा वो मैंने वो देखा नहीं बट आरटीपी में तो मैंने आरटीपी मुझे डरा के दे रहे हैं देखे ही नहीं तुम मतलब इन जनरल मैंने तो अच्छा समझ गया जब मैं हाउस आप एक बार पहले ना प्रैक्टिस करो बोल दो एक बार जैसे वो था ना सर वो दे दी हाउस प्रॉपर्टी इनकम दे दी लास्ट कंप्यूटर इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोलता उसमें ध्यान में नहीं आया कि इसमें डिडक्शन देनी है इसको 50,000 यार ये तो प्रैक्टिस करोगे भी ऐसा मतलब जब टोटल हाँ हाँ वो तो होगा ही यार वो तो जब तक आपको इसमें सारे प्रोविजंस याद नहीं होंगे ना तब तक सॉल्व ही नहीं हो सकता अब एकदम एकदम पूरे प्रोविजंस याद होने चाहिए तो सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि सब याद हो पहले उसके बाद क्वेश्चन पे जाना फॉर्मूला लिखे बिना क्वेश्चन करेंगे तो चलेगा कहाँ पे अभी या एग्जाम में एग्जाम में तो फिर वो फॉर्मूला कहाँ लिखेगा नहीं मतलब जो टीवी कॉलेज में शास्त्री यूनिवर्सिटी के में लिखेगा फॉर्मूले सर जो आपने वो टीवी वाला बिल्कुल लिखना है वो सर ऐसे जैसे आपने कहा सॉल्यूशन ऐसे टाइप किया क्यों मैंने ये भी तो लिखा है ना हां ऐसे लिख के कर दूं उस नाम ना डालो उसका टीवी हो सकता ऐसा कुछ नहीं है पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट को लिखना और क्या वर्किंग नोट फेयर नोट जो भी है भैया सारी बातें लिखनी है पेपर में एकदम बहुत सजा के करना पड़ता है बेटे नंबर काट देते हैं वो सर इधर से स्टार्टिंग वाला पार्ट ये स्टार्टिंग से सर स्टार्टिंग से ये वाला स्टार्ट राइट साइड वाला यहां से डिवाइड बाय 2 यहां पे रह गया दोनों जगह सीरीज आपने डिवाइड कर रखा है ये 1 और ये 2 है ना है कुछ वो 20-21 था ये 21-22 है कितना है ये 15 लाख डिवाइडेड बाय 2 होना नहीं क्या है 2.5 लाख रुपए एक्सेस बाय डिवाइडेड बाय 2 ना आज खत्म से
सैलरी ओवर फिर वो कुछ अलाउंसेस रह गए वो नहीं लिखा। LTC, वो जो नाम लिखने थे वो मैं तुम्हें आज मार्क करा दूंगा अभी। 2.5 लाख और ये भी फिर 10,000 हो जाएगा ना। ठीक है, छागे बेटे का भी बड़ा हेवी पॉइंट होता है उधर। अभी और भी लिखा हुआ है कुछ। सर ये हो गया? बस इसका ना ऐसे लिख ले, जैसे ये ना जरूरी होता है, जैसे 20-21 में 17 to 7 के हिसाब से कितना टैक्सेबल होगा? 2.5, और 17 to 7 है 10,000। 20-21 ऐसे ही 21-22 में 17 to 7 में तो 2.5 हुआ, पर 17 to 7A में 62,000। अब जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो वो जो TP1 है, मैं थोड़ा एडवांस बोल रहा हूँ, एक बार चलो लिख लो एक बार। तो 17 to 7 सारे जोड़ दो ना। वो जो PC1 है वो पुराने सालों का 17 to 7 नहीं है। ये जो PC1 है ये पुराने सालों का है, 17 to 7 है ये पुराने सालों का सारा। यानी कि जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो 2.5 लाख 2.5 लाख दो पिछले 2 साल का, ठीक है, और TP1 क्या हो जाएगा पिछले 2 सालों का, फिर उस पे जो ब्याज है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये तो करंट ईयर है, पर पुराने सालों का जो कंट्रीब्यूशन एक्सेस था उस पे जो ब्याज लगना है, तो वो तो आप ये वाला भी पकड़ेंगे। जब थर्ड ईयर में जाओगे, क्या ये एक्सेस नहीं है जिसपे इंटरेस्ट लगना है? क्या ये एक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है ये TP1 बन जाएंगे आपके, दोनों मिला के। समझ गए ना? अब मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है ये? 6240 exactly, that becomes your TP1 और PC1 ये दोनों, और करंट ईयर का तो करंट ईयर में जो एक्सेस है, TP1 में 5 लाख और PC में दोनों, और करंट ईयर में वो 12 लाख। करेक्ट। हेवी है बेटे, ऐसी बात नहीं है। पर आप लोगों 3 का तो आएगा ही। 3 के आने के चांस कम आए भी नहीं, वैसे क्वेश्चन भी नहीं बनाया वो उन्होंने ऐसा भी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो आइए सर जी, क्या आप एक क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब आप उसको रीड करना और बनाना बेटे। भेज दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। इस क्लास जो होगा ना उसमें करा देना। वो मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया उसमें। अभी 3:10 हुआ है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बात खत्म हो रही है। आइए, आपकी बात मान ली मैंने अभी। आइए, जो अलाउंसेस हैं और जो बचा हुआ है वो खत्म करो उस बात को। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC
और अभी तो एक दो और भी बच रहे हैं, क्लब वाला भी बच रहा था, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस भी बच रहा है, अभी तो है। सर आपने 2 बार छुड़वाया क्या? एक पर्स से पहले एक ग्रेजुटी के वो 3 जो वॉलंटरी रिटायरमेंट और वो हाँ वो रह गया। लिखवाने, मेरे को लिखवाने ही है वो बस आपको, तो वो मैं लिखने का आपको मार्क करके अब वो कर दूंगा, ठीक है। समझाने का उसमें कुछ नहीं है मेरे पास, किसी में भी कुछ समझाने का नहीं है। एलटीसी बच रहा है, ठीक है ना, और एक आपका एजुकेशनल फैसिलिटी भी बच रहा है, तो है अभी 20-25 मिनट का काम। आइए इधर, ये एलटीसी क्या नाम? हाँ जी, कुछ भी नहीं, आप चाहे इसके बाद ही लिख दो एलटीसी, कोई दिक्कत नहीं, परक्विजिट ही चल रहा है, आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना। हाँ जी, जो आपने भी कर लिया उसके आगे शुरू कर दीजिए एलटीसी। एलटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव सैलरी के बाद आपने अरे लीव ट्रैवल कंसेशन, हाँ जी उधर लिख दें। लीव ट्रैवल कंसेशन, बिल्कुल, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है जी। अभी जहाँ पीएफ खत्म हो वहीं लिख लेना, उधर नहीं लिखने, वो उसके लिए दूसरा पेज होना। अलाउंस जिसके लिए बचा हुआ पेज उसको बचा लेना है, और जो पर्स से पहले पेज छुड़वाया था बीआर के उसको भी बचा लेना है, अभी आगे से करना पड़ेगा। ठीक है, ये से परक्विजिट से नहीं परक्विजिट है, नया बर्गर क्या कर रहा हूँ? प्रोविडेंट फंड आ गया ना, परक्विजिट में नहीं है। प्रोविडेंट फंड के अंदर जो इंटरेस्ट होता है परक्विजिट होता है, तो आपने परक्विजिट में लिखा उसी में रहने दीजिए। लीव ट्रैवल रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोल दिया जाता है इसे कभी कभी, पर ये परक्विजिट ही बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोविडेंट फंड पर ठीक है। एलटीसी, एलटीसी की फुल फॉर्म होती है जी लीव ट्रैवल कंसेशन। एलटीसी सर मैं इसमें 25 लाख और नो इनकम टैक्स इसमें एलटीसी में, नहीं, वो लीव सैलरी होता है, टोटल सैलरी में वो लीव सैलरी होता सैलरी है। होती है। ये है लीव ट्रैवल की, एम्प्लॉय को पैसा दिया जा रहा है कि भाई जा घूमा। आप मुझे बताइए, हाँ जी, ठीक है, आप मुझे बताइए, इसका बेसिक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है दैट यू कैन गो फॉर 1 वीक व्हाटएवर, और आप ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो किस चीज की बेनिफिट को मैं इधर बात कर रहा हूं? एम्प्लॉयर ने, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं ना तेरे को पैसा दे रहा हूं किस चीज का, या मैं बुक करा रहा हूं फ्लाइट, या मैं रेलवे टिकट बुक करा देता हूं, रेल, या फिर बस, जैसे भी आप जा रहे हो, इवन अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो भी पैसा देने को तैयार हूं। कहने का मतलब है मैं आपका जो पैसा दे रहा हूं आपको किस लिए दे रहा हूं? आपको ट्रैवल, रहने का पैसा नहीं दे रहा। मेरे कहने का मतलब कंपनी दे दे, आने जाने का सरकार किस चीज की एग्जेम्पशन दे रही है? ट्रैवलिंग कॉस्ट, सर, हाँ जी। आने जाने का देते हैं, बिल्कुल, एलटीसी देते हैं, आने जाने का पैसा मिलता 4 साल के बाद देते हैं। 4 साल में 2 बार मिलता है वो, है ना। तो एक बार देखते हैं। सो बेसिकली एम्प्लॉयर, ऐसा ऑप्शन होती है ना, कोई 2 साल में लेता है, कोई 4 साल में लेता है, ये वो तो option सर बैंक वो तो हो सकता है अगर एम्प्लॉय ना भी ले तो भी होता है कि वो जैसे कि फिर उसको वो पैसा मिलता ही नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो वेरी कैश करता मिल है। जाते हैं सर ऑनलाइन। हाँ, है ना, तो वाली चीज है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या दे रहा है आपके हिसाब से? टिकट का पैसा, और सिर्फ वो खुद जाएगा या वो अपनी फैमिली को भी ले जा सकता है? फैमिली को भी ले जा सकता है। फैमिली में कौन कौन आएगा देख लेंगे अभी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स में नहीं लिखा हुआ शायद से, देख लेंगे एक बार। तो मुद्दे की बात ये है कि एम्प्लॉय, तुम तो घूमने जा रहे हो, और पैसा कौन दे रहा है? टिकट का पैसा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। बैंक, तो आप मुझे बताइए, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। आपके हिसाब से टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? बेनिफिट है, ठीक है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट?
टैक्सेबल होगा एग्जाम्प्ट, एक बार देखेंगे बच्चे, ठीक है। अब एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। LTC, या तो आप ट्रैवल बाय एयर करोगे, एयर का मतलब बिल्कुल फ्लाइट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर। तो बेसिकली सरकार कहती है कि जो एम्प्लॉय है उसकी फ्लाइट की टिकट्स बुक करो। दूसरी बात, आपको ये तभी मिलता है जब आप ट्रैवल किधर कर रहे हो, इंडिया में, ठीक है। सरकार एग्जेम्पशन तभी देगी अगर आप इंडिया में ट्रैवल करो। और यहाँ पे आने से पहले, चलो मैंने एक सवाल बोला था, पहले मैं उसको खत्म करूंगी तो इनकम्प्लीटनेस सा लगेगा आपको। सरकार इस बेनिफिट को एग्जेम्प्ट कर देगी, एग्जेम्प्ट। सर ये बढ़िया है सर, इसका मतलब तो हर 6 महीने बाद ट्रैवल का पैसा लेते जाओ, लेकिन ऑब्वियसली सरकार ने लिमिट लगा रखी है कि इतने ही वेकेशंस को सरकार एग्जेम्प्ट करे। और वो क्या सिस्टम है बच्चे, एक बार देखते जाइएगा। जब आप एक कंपनी ज्वाइन करोगे ना, मान लो तुमने 21-22 में ज्वाइन करा, तो ये 4 साल है। मान लो ये आपकी फर्स्ट ईयर है जब आपने ज्वाइन करा, सो दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। आपको कितने ट्रैवल आपको कंपनी हर साल दे रही है, जब एक होगा तो कंपनी की कॉल है, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना हो, 2 ट्रैवल इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। सो बेसिकली आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 2 LTC की। LTC समझ गए ना, ट्रैवल कॉस्ट जो मैंने करा, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। 4 ईयर। सर कंपनी देने को आपको हर 6 महीने बाद भेज दे तो कंपनी की कॉल है भाई। और जनरली आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी एग्जेम्पशन होती है वो देते ही 2। जैसे मेरे भी पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको क्या मिलता था बच्चे, 4 साल में 2 बार ट्रैवल मिलता था। तो मेरे फादर मतलब लगभग 40 साल नौकरी करी है उन्होंने, तो कितने ब्लॉक, अगर 4 साल में 2 ट्रैवल मिल रहे हैं तो 40 में कितने, 20। एक भी जगह कहीं लेके नहीं गए, घूमते ही नहीं, पहले घर कहाँ शौक होता था मेरे को, नहीं खुद नहीं गया, ठीक है ना। पैसे यार, पैसे का सिस्टम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेरे हिसाब से नहीं मिलते थे पैसे, इसलिए नहीं लेके गए कि पैसे ले लेंगे। मतलब उनको ये था कि मतलब ठीक है, घूमने का शौक नहीं होता था भाई पहले। आप लोगों का पेरेंट्स, हाँ वो तो खुद है, मतलब इसलिए नहीं ले गए मेरे लिए। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो लॉजिकली उनको भी 4 साल में 2 ट्रैवल थे। एवरी डे आई कैन, एवरी ईयर चाहते तो मुझे ले जा सकते थे पूरा इंडिया 2 बार। एग्जैक्टली। सर जब 1 मंथ की वो सैलरी काट देते हैं ना, क्या सर, 1 मंथ की वो सैलरी देते हैं, तो 1 मंथ की जो लीव होती है ना, और जो मतलब के ऐड होती है, मतलब 1 साल में 1 साल में 1 ईयर की जो लीव है वो 1 महीने की सैलरी देते हैं, और जो फेयर होता है वो आने और जाने का देते हैं। तो मतलब सैलरी मिलती थी, मतलब सैलरी मिलती है अगर ना जाओ तो? हाँ, एक जो आज पता करता हूँ घर जाके। जमा होती है ना, जो ड्यूरिंग इन सर्विस जो लीव जमा होती है ना, वो 1 महीने की सैलरी देते हैं। हाँ, मुझे तो यही बोल रहे थे कि 1 महीने की सैलरी प्लस फेयर देते हैं आने और जाने का। हाँ, वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो गए, समझ गया मैं। वो तो गवर्नमेंट हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले ट्रैवल करोगे तो करोगे, हम नहीं देंगे। सर दिस इज बैंक रूल, हाँ, दिस इज अ बैंक रूल। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं क्या, लेकिन दिस इज बैंक रूल्स। आप बैंक में जॉब करते थे सर? सर मैं बैंक से रिटायरमेंट आ रहा है एज ए मैनेजर, एज जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। अच्छा, ओके।
जम्मू कौन एंड सा? कश्मीर ग्रामीण बैंक। अच्छा, ग्रामीण में मैं भी बैंक में ही जॉब करता था पहले, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता। सर आई हैव रिटायर्ड 31 जुलाई 2018 में। अच्छा, आई हैव रिटायर्ड 31 2018 में। उसके बाद सर मैं मास्टर डिग्री इन योगा साइंस की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। उसके बाद मैंने वो नेट यूजीसी नेट पास किया था। उसके बाद मैंने पीएचडी शुरू की थी सरोनी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने नेट का सीए का शुरू कर देता। अच्छा, बहुत सही चीज है, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो अभी भी सर। सर मैं बीमार हो गया सरोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, उधर मैं बीमार हो गया था। फिर मैंने रिटर्न में लेकर दे दिया कि मैंने पीएचडी नहीं कर। उन्होंने बहुत मुझे समझा कि पीएचडी कर लो अपने दे। अच्छा। सर मैं आ ही नहीं सकता था, सर्दी बहुत मैं आ ही नहीं सकता। अच्छा, चलो सही। ये 22 की बात है सर। अच्छा, चलो सही है। 2022 की बात है सर। अच्छा, चलो सही है, बढ़िया सर, बढ़िया। तो है ना, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में तो यही ट्राई करा है। आप लोग के पेरेंट्स घुमाने ले जाते हैं? नहीं लेके जाते? हाँ, नहीं लेके जाते हो? तो मैं भी जब घूमने जाता हूँ नहीं ऐसा नहीं है, वो है कि ठीक है घर खाली नहीं छोड़ना होता, मतलब ऐसा भी होता नहीं, मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ ना कि चलो सारे चलते हैं, ठीक है, तो जाते ही नहीं। उनको लगता है कि मतलब घर खाली छोड़ते हैं तो चोरी हो जाए या कुछ हो जाएगी वजह से, समझ। तो इसलिए अब जब वो कहते हैं ना कि हम घूमने जा रहे हैं तो अगर हम भी चलेंगे तो फिर वो जाते ही नहीं। पर मतलब यही वो चीज है कि 40 साल में भाई कहीं भी नहीं घुमाया। तो इतनी टेंशन है आपको नेक्स्ट क्लास में? आपको 5 मिनट का ब्रेक। देखो बोल, मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे भगवान करवा रहे हैं, मैं तो जरिया हूँ बस। पढ़ाना है, एलटीसी कराना है, मैं नहीं कराना है, वो क्या करूँगा तो मैं। दो दिन पहले मुझे उठा वो तो ठीक है, पर मैंने क्यों उठाया था ऐसे पहले? ठीक है, बस 3.5 तो सिंड्रेला हो गया, खराब हो बस खत्म हो रहा है 3.5 से पहले। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपको 4 साल का ब्लॉक मिलता है ना, आप 2 ही ट्रैवल कर सकते हो। मान लो आपने एक ट्रैवल यहाँ कर लिया और एक ट्रैवल यहाँ, दोनों एक साथ भी कर सकते हो। क्या नेक्स्ट अब जो ब्लॉक आएगा, मतलब ये तो फर्स्ट 4 ईयर का ब्लॉक हो गया ना, अब अगले 4 साल जब शुरू होंगे, क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ? नहीं हुआ। अगले साल में आपको 2 ट्रैवल और मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर तुमने पहले ब्लॉक में सिर्फ किसी भी साल में ट्रैवल करा होता, एक ही करा होता, तो कितने बच गए आपके उस साल के कैरी फॉरवर्ड? यानी कि अगले साल आप 3 ट्रैवल कर सकते। और सर अगर हमने एक भी ना करा होता तो कैरी फॉरवर्ड एक ही होगा ना, कैरी फॉरवर्ड एक ही होगा। ऐसे नहीं करोगे बेटे 20 साल बाद 20 ट्रैवल 20 दिन में ऐसे गायब हो गया। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हमेशा अगर वो बच रहा है, चाहे 2 बच रहे हैं, चाहे 10 बच रहे हैं, चाहे जो भी है, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ब्लॉक में एक ही होगा रोज। ठीक है, सो बेसिकली आप इसका एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं, मान लो कि एक यहाँ पर है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3।
और मान लो मैं अगले 4 साल का ब्लॉक बनाऊं और अगर एक भी नहीं करा आपने, एग्जैक्टली, वो समझ आ गया ना। एक ब्लॉक में जो कि 4 साल का है 2 ट्रैवल मिलते हैं, और अगर कोई बच गया, चाहे 1 बचे चाहे 2 बचे, कैरी तो एक ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए जरा फटाफट देखें एक बार। सो अगर आपको बाय एयर आपकी कंपनी आपको भेज रही है, तो बेसिकली आपके लिए एग्जेम्पशन क्या होगी, बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास? सैलरी से ऊपर ट्रैवल करोगे। बिजनेस क्लास बहुत महंगी होती है बेटे, यहाँ से मतलब कहीं यूके और ऐसे जाओगे ना 6-6 लाख रुपए की फ्लाइट है बिजनेस क्लास, जो 1 लाख की होती है, बहुत महंगी होती है। ओनली दुष्यंत सर कैन अफोर्ड। ठीक है, तो इकोनॉमी क्लास और शॉर्टेस्ट रूट। देखो बेटे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर हम ट्रैवल के लिए गए हैं, पहले यहाँ से केरला, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद राजस्थान। आप ऐसे 10 जगह घूम रहे हो, एक ही ट्रैवल को आपने 70 दिन का बना दिया और फ्लाइट की टिकट सारी रिम्बर्स होती जा रही है। ऐसे नहीं होगा, आपको एक बताना होगा ओरिजिन। देखो, घूमने आप जा रहे हो आपकी मर्जी, मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा 4 जगह नहीं जाओ, तो आपकी कंपनी अलाउ कर रही है, लेकिन यू हैव टू टेल मी योर ओरिजिन प्लेस एंड यू हैव टू टेल मी योर डेस्टिनेशन। और ये शॉर्टेस्ट रूट पकड़ूंगा मैं। मान लो तुम दिल्ली से निकले हो और तुम कहां जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, ठीक है, पर आपने बोला सर पहले हम दिल्ली से गए केरला, फिर हम गए केरला से गोवा, और फिर गोवा से गए सर जी राजस्थान। बोलोगे ये सब थोड़ा ना दूंगा मैं कि आप पहले उधर जा रहे हो, आप मुझे ओरिजिन और डेस्टिनेशन बताओ। और आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है, हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन हमने फ्लाइट ऐसी ली थी, कनेक्टिंग फ्लाइट, 50 जगह टच होती हुई जा रही है, ऐसा थोड़ा होगा भाई। आप ओरिजिन बताइए, डेस्टिनेशन बताइए, शॉर्टेस्ट रूट का पैसा मिलेगा आपको जो टैक्स फ्री हो रहा है, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? सो एक तो हो गया बाय एयर, दूसरा हो गया बच्चे अदर देन एयर में, अदर देन एयर के अंदर रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट या आ जाएंगे रोडवेज पे भी। रेलवे नेटवर्क डज नॉट। मैं इसमें ये नहीं कह रहा आपने ट्रैवल कैसे करा, एयर ये वाला तो एयर से ट्रैवल करा, वो वाले में मेरे को ये देखना है कि तुम जहां भी गए हो उधर रेलवे नेटवर्क है या नहीं। अगर तो रेलवे नेटवर्क है तो आप समझिएगा मैं क्या चीज पकड़ूंगा। पहली बात तो शॉर्टेस्ट रूट, लेकिन सर कौन सी टिकट, अलग अलग, जनरल, स्लीपर, एक होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, महंगी वाली कौन सी होती है? टीयर 1, टीयर 1, टीयर 3 में तो 3 बर्थ होते, हाँ, टीयर 2 में 2 होते, टीयर 1 में 1 होता। तो कौन सा वाला आपको मिलेगा? टीयर 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला नहीं, एसी टीयर 1। और बस आपको ध्यान क्या रखना है, शॉर्टेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। कंपनी हमें सेकंड एसी का किराया देते थे। किसका? सर सेकंड एसी का। बिल्कुल, वो तो सर देखो, वो तो आपकी कंपनी का रूल है ना। इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट टीयर 1 तक करने को तैयार है। हाँ तो सर मैं वो बॉम्बे एंड गोवा में गया तो गया था, मैं उसमें बॉम्बे एंड गोवा में हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं सर गोवा में? सर वो फिर मैं इधर मेरी गया है ना 2016 की एलएफसी वो मैं गया था। आई वाज मतलब के गया था, आई हैव गॉन मतलब के गोवा, बॉम्बे एंड गोवा। तो वापसी पर सर मैंने उस पर आया था बाई एयर में।
बॉम्बे से फिर मैंने जम्मू में बाई एयर आया था। पीछे मैं बस से गोवा से बाई बस बॉम्बे से फिर मतलब बाई एयर एट जम्मू। हाँ, वो तो आपकी वही जैसे वो होगा ना कंपनी की एलिजिबिलिटी किस उस हिसाब से वो उस हिसाब से फिर चलता है। पर इतना तो उस वक्त सर फेयर था मतलब के सर उस वक्त था 1% का फेयर था 5800 फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू का। अच्छा 2014 की बात है मेरे ख्याल। अच्छा 2014 तो तब तो होता ही कम ही होता था उस तब वक्त था 1% का फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू में लगा 5800 था एक का। तो। अच्छा मुझे याद है। ठीक है। हाँ जी आइए बच्चे, रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट है तो टीयर 1 ले लिया, और डज नॉट एग्जिस्ट है तो दो बातें हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझते हो? रोडवेज हो गया, बसेस हो गई, रोड बनी हुई है, घूमने जा रहे हो आप है, ठीक है, पर उसको स्पेसिफिक मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में तो ये बोलूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी चीज को टैग की तरह कौन सी बस को करेंगे? डिलक्स बस होती है ना, जैसे वॉल्वो भी होती है, ठीक है, डिलक्स बस और फर्स्ट क्लास बोलते हैं ना जिसको, एसी फर्स्ट क्लास, तो आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट। लास्ट चीज बच्चों, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, if the public transport does not exist, सर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कैसे जाओगे? देखो बेटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये थोड़ा ना रोड ही नहीं है वहां पे, जैसे ऑफ रोडिंग होती है कैसे जाएगा? ले लद्दाख जैसे है ना, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो एक चीज सोचो, हाँ तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो सरकार ने क्या बोला है, टीयर 1, दीपाली मैम का कॉल आ रहा है, तुमने मैसेज करा क्या मैम सर को कॉल कर? क्या बोले वो आ रही है सिंड्रेला? हाँ जी मैम, बस हो गया मैम, दो मिनट और मैम, बस भेज रहा हूँ उनको, ठीक है। तो टीयर 1, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लिखा ही है रेलवे डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आपका डिस्टेंस जान के एक जनरल आइडिया तो ले सकता हूं ना। इन रियलिटी आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो उस पर। रेलवे नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट, बट अगर आप बोलो सर हमने लेह लद्दाख गए, कितने किलोमीटर होगा लेह लद्दाख यहाँ से? 500 1200, और यहाँ से कोलकाता 1400 किलोमीटर है, मान लो 1200 मान लो, तो मैं एटलीस्ट एक आइडिया तो लगा लूंगा ना, इतना टैक्स फ्री कर दूंगा। अब इतना वेदर कंडीशन के हिसाब से थोड़ा टैक्स बनते हैं मैडम, कि मतलब हाइट ऐसे जा रही है और वो जैसे फ्लाइट ऐसे जा रही है, जो एक्सपेंस हुआ है तो सब लोग ना वहां पे जाएंगे नहीं और खर्चे दिखाएंगे और सारा रिइंबर्समेंट ले लेंगे। तो बेसिकली टीयर 1 रेल का ही है जी, टीयर 1, और क्या लिख रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सर वहां पे तो ट्रेन है नहीं, वो बेटे आइडिया तो लग जाता है ना किलोमीटर के हिसाब से, ब्रैकेट में रेल, रेलवे ट्रेन के हिसाब से हो रहा है, यू आर नॉट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ से कोई ऐसी जगह बता जहां पे ट्रेन है? हाँ लेह लद्दाख,
ठीक है। पर अगर आप वहां पे जाओ, आपकी कंपनी के वेकेशन पे जाओ, तो मैं तेरे किलोमीटर्स देख के, ठीक है, तो मैं आपको उस कैटेगरी ऑफ उसमें डाल दूंगा ना। जैसे 1200 किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर अगर आप ट्रेन कहीं और करते तो कितना होता, तो मैं उतना टैक्स फ्री कर दूँ, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, अगर तो तुमने, जैसे मेरा आपसे सवाल है, अगर तो तुमने एयर से ट्रैवल करा तो एकदम क्लियर है ये कि अगर आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो बाय एयर, तो यही है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ट्रेन से ट्रैवल करा है, तो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? एग्जिस्ट में। ट्रेन से कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एग्जिस्ट नहीं करता और तू ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। फिर वो ट्रेन नहीं होगी, कहीं और बैठे हो फिर किसी ठीक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप यहाँ से कोलकाता जा रहे हो, रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट, आप बस से जा रहे हो, अब रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट लिखा है मैंने, मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेन से जा रहे हो। इफ रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट, तो भैया ट्रेन का ही है, आप चाहे बस से जा रहे हो। और अगर रेलवे नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें देखना है क्या बस का नेटवर्क है, ठीक है, तो बस से। एंड ऑब्वियसली एक बार फिर से बोल देता हूं, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, एक जगह में मैं जा रहा हूँ, वहां पे रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट है, मैं यहाँ से कोलकाता जा रहा हूँ, रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट, मैं फ्लाइट से गया, कौन से में आएगा? एयर, वो तो एकदम क्लियर है, एयर से जाओगे तो वो है, नहीं जाओगे तो दूसरे में आ गए, ठीक है, क्योंकि एयर है या तो अदर देन एयर है। अब मैं कोलकाता अपनी गाड़ी से गया हूँ ट्रैवल पे, रेलवे वाला लगेगा। मैं लेह लद्दाख अपनी गाड़ी से गया हूँ, एक मिनट, लेह लद्दाख अपने गाड़ी से, रेलवे नेटवर्क तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे। रेलवे नेटवर्क क्या मैं कह सकता हूँ, पहले इसमें आया मैं डज नॉट एग्जिस्ट में, फिर मैंने देखा वहां तो बस भी नहीं है, टीयर 1। इसमें नुकसान हो जाएगा क्यों? ये लेकिन लेह लद्दाख के लिए लोग फ्लाइट से जाते हैं, आई थिंक उधर। हाँ, तो वो बाइक पे, ये आ गई आपकी बाइक, आप जाके देख लें। कार से गया था ऊपर जाके। हाँ जी, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक रखते हैं सर जी। वैसे तो 5-10 मिनट का बच रहा है, मुझे लग रहा है सैटरडे प्रैक्टिस और 5-10 मिनट का रख लेते हैं। ये तो हो गया, इसमें फैमिली का मतलब रहेगा, पर वो बदलेगा, ठीक है बच्चे? एक मिनट बच्चे, जो ऑनलाइन करो, आवाज नहीं आ रही। ट्यूसडे, सैटरडे, हाँ नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। तो ठीक है सर जी, इतना रखते हैं। सर नेक्स्ट ट्यूसडे क्या बोल रहे हो आप? वृंदा जी, नेक्स्ट ट्यूसडे सैलरी का टेस्ट है। ठीक है सर, मतलब सर कमिंग ट्यूसडे ना? कमिंग ट्यूसडे। सर मंडे को तो ऑडिट का है हमारा टेस्ट। हाँ तो पर अभी आपके पास सैटरडे संडे टाइम है ना काफी, तो अभी प्रिपेयर कर लो ना। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था। आज कौन सी एक्सेप्ट सैलरी, कौन सी आज क्लास? सैलरी ही चले एंड अकाउंट्स चले, मैं दोनों क्लास आपको भेजूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर जीएसटी तो इनकम टैक्स का जो फर्स्ट चैप्टर ना, वो पीडीएफ मुझे भेज देना सर। अच्छा, हाँ हाँ भेज दूंगा। जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर लर्निंग करना सर। ठीक ठीक, आज भेज ठीक है दूंगा। सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अलाउंसेस एक तो आते का तो मैं कुछ पूछना रहा हूँ, ये सीधा आते छुटते। वो अपना एक्सपीरियंस ही बता सकते। वो बंदा मतलब रिटायर्ड मैनेजर तो 60 तो होगी। हाँ हाँ, सीधी सीधी बात है। 2022 में नहीं, 18 में कह रहे थे, किसमें कह रहे थे? 19-18 बताया था, तो एक्सीड कर गई, 60 से तो एक्सीड कर गई। 60 था सर। क्योंकि रिटायर तो 60 भी होते सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अलाउंसेस वाला जो छूट रहा है, और पर्स में बीआरएस और रिट्रीटमेंट प्लान, ये दो के पेज को करवा देना, और फिर हमारा फिर जो भी प्रैक्टिस होगा वो करा देना। भेज दूंगा, वो नोट ही करना हाँ, है, वो नोट्स बनाने में भेज दूंगा। हाँ सर, सर ये वो क्या कहते हैं, मोटर का अगली मोटर का तेरे को जनरली बता दूंगा ऐसे ही। नहीं, मतलब वो बता दीजिए।
क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार मोटर कार उठा लूँगा। एक और बात, ये आईफोन का जो चार्जर है कितने का मिलता है? अब तो टाइप तेरा कौन सा टाइप सी 15 टाइप सी तो यार चार्जर मशीन। यार मैंने लिया नहीं है कभी। नहीं मतलब क्यों नहीं लिया मैं तो बताता हूँ, उसमें से निकला नहीं। और मेरी ये जो केबल्स है मतलब घर पे ही पड़ी हुए थे टाइप सी, जैसे सैमसंग का है या किसी का है। बट जैसे जैसे